नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम डेली क्यूज़ स्टार्ट कर रहे हैं अपना। ठीक है, ये करंट अफेयर के क्यूज़ होंगे 1 जुलाई 2021, हिंदी में भी होगा। ठीक है, और यही क्यूज़ अगर आपको भी टेस्ट देना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके दे सकते हैं, आप खुद दे सकते हैं टेस्ट। ठीक है, और यदि आपको वीडियो देखनी तो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप जो वेबसाइट पे क्यूज़ देते हैं टेस्ट, उसका मंथली आप रिवाइज़ कर सकें एकदम से वीडियो देख के। ठीक है, क्योंकि बार बार क्यूज़ आप दे नहीं सकते, उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो 1.5 और 1.10 की स्पीड से आप इसे देख सकते हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, ये कहता है द पेरिस एग्रीमेंट इज लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज। इट्स गोल टू मिटिगेट द राइज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर दिस सेंचुरी बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेकंड कहता है पेरिस एग्रीमेंट इज अ मल्टीलेटरल एग्रीमेंट विद इन यूएनएफसीसी। यूएनएफसीसी क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तीसरा क्वेश्चन कहता है द पेरिस एग्रीमेंट वाज साइन टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना हमें, हिंदी में इतना अच्छा समझ आएगा, और ये ऑप्शन इसी की है। ठीक है, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। चलिए आंसर देखते हैं। सी, सारे स्टेटमेंट ठीक है, आगे चलते हैं। और यदि आपको इन सब करेक्ट जो एमसीक्यू है, अगर इसका फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप एक यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, IAS कॉरिडोर करके। उन्होंने सारा अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, आप जाके उनकी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। ठीक है, ये कहता है इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेकंड कहता है द एक्सपेंडिचर अंडर द स्कीम वुड बी शेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड कहता था मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर दिस स्कीम। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। चलिए हिंदी में एक अच्छा समझ आएगा। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकरण के संबंध में कथन पर विचार करें। यह एक केंद्र क्षेत्र की योजना है। सेकंड, योजना के तहत होने वाले खर्च को केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। थर्ड, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय है। गलत स्टेटमेंट बताना में क्या आंसर है, चलिए देखते हैं। दोस्तों इसका आंसर 1 और 2 है, मतलब ये दोनों गलत हैं। क्यों गलत हैं? तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है, सारा जो एक्सपेंसेस होता है वो केंद्र सरकार के अंदर आ जाता है कि उन्हीं को करना होता है। लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है, ये कि आपका केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो ये स्टेटमेंट वैसे गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ही बेस पे हैं। ठीक है, तो जो आपका सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम होता है उसमें कैसे डिवाइड होता है, 60:40 का होता है। ये सेंटर स्टेट के बीच में डिवाइड होता है। और आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन होता है वहाँ पे 90:10 होता है। ये सेंटर करती है, ये स्टेट करती है। और जो यूनियन टेरिटरी होता है, यूनियन टेरिटरी में 100% सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेट्रिक्स। नेट्रिक्स क्या है? नेट्रिक्स द हाई स्पीड ट्रैक इन इंडोर, इट इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रैक इन एशिया। ठीक है, द एम बिहाइंड मेकिंग दिस हाई स्पीड ट्रैक इन इंडिया इज टू रैम्प अप व्हीकल टेस्टिंग इन इंडिया। ठीक है, तीसरा कहता है नेट्रिप इज़ द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको, हिंदी में एक अच्छा समझ आएगा। नेट्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला कहता है नेट्रिक्स इंडोर में हाई स्पीड ट्रैक, यह एशिया का एक सबसे लंबा ट्रैक है। सेकंड कहता है भारत में इस हाई स्पीड ट्रैक को बनाने के पीछे का उद्देश्य भारत में वाहन परीक्षण में तेज़ी लाना है। तीसरा, नेट्रिक्स, ये नेट्रिक्स है भारी उद्योग मंत्रालय की एक प्रमुख परियोजना है।
ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना आपको। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों इसके तीनों स्टेटमेंट ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Heat domes is an area of high pressure that park over a region like a lid on a pot trapping heat. Second कहता है black hole. It is a region in the space where the pulling force of gravity is so strong that matter cannot escape but light can escape. This phenomena occurs when star is dying. Third, a currency swap is an agreement in which two parties exchange the principal amount of a loan and the interest in one currency for the principal and interest in another currency. करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। हिंदी में इससे अच्छा समझ आएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कहता है हीट डोम्स उच्च दबाव का क्षेत्र है जो एक क्षेत्र पर एक बर्तन पर ढक्कन की तरह पार्क करता है और गर्मी को फंसाता है। सेकंड, ब्लैक होल ये अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत होता है कि पदार्थ बच नहीं सकता लेकिन प्रकाश बच सकता है। यह घटना तब होती है जब कोई तारा मर रहा होता है। थर्ड, मुद्रा अदला बदली एक समझौता है जिसमें दो पक्ष ऋण की मूल राशि को और एक मुद्रा में ब्याज का मूलधन और दूसरी मुद्रा में ब्याज का आदान प्रदान करते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसका। चलिए आंसर देखते हैं। दोस्तों इसका आंसर बी है। 1 और 3 ठीक है। सेकंड क्यों गलत है? तो दोस्तों सेकंड इसलिए गलत है, जो ब्लैक होल होता है ना, स्पेस में एक ऐसा रीजन होता है जहाँ ग्रेविटी तो ज़्यादा होती है, ठीक है, और मैटर और लाइट कुछ भी स्केप नहीं कर सकता। हीट डोम्स होने का कारण क्या होता है? हीट डोम्स जब होता है जब हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, जब हाई टेम्परेचर होगा तो हीट डोम बनेगा, ठीक है, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी कंट्री G7 कंट्री का पार्ट है? ठीक है, तो स्टेटमेंट आप देखिए, सब नाम दे रखे हैं, तो हम आंसर देखते हैं इसका। तो इसका आंसर 4 है। जापान, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी एंड इटली G7 कंपनी का G7 कंट्रीज़ का पार्ट है, ठीक है। G7 कंट्रीज़ क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो 1975 में बनी थी, ठीक है। ये साल में एक बार मिलते हैं, ठीक है, और यहाँ क्या क्या डिस्कस होता है? ग्लोबल इकोनॉमी गवर्नेंस डिस्कस होता है, और आपका इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, एनर्जी पॉलिसी के बारे में बात करते हैं G7 कंट्रीज़, ठीक है। इनका कोई फिक्स हेडक्वार्टर नहीं है, इनके पास कोई फिक्स हेडक्वार्टर नहीं है, और जो इनके जो डिसीजन होते हैं ना, जो लीडर जो है, जो डिसीजन लिए जाते हैं साल में, वो बाइंडिंग नहीं होते कंट्रीज़ के ऊपर। और G7 कंट्रीज़ के पार्ट मेंबर कौन कौन है? आपका फ्रांस हो गया, फिर जर्मनी हो गया, इटली हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, फिर आपका जापान है, फिर आपका यूनाइटेड स्टेट है, फिर आपका कनाडा है, ठीक है। G7 पहले G8 था, ये आपको पता ही होगा। रसिया को निकालने के बाद ये G7 बन गया। रसिया को क्यों निकाल दिया था? तो रसिया ने क्या किया था, यूक्रेन का जो क्रीमिया रीजन है उसके ऊपर जो रसिया ने कब्जा कर लिया था, तो इसलिए उसे निकाल दिया गया था रसिया को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।